ये कह रही थी कि आप अगर किसी स्टेट की सीएम बन गई तो सारे मस्जिद सारे मदरसे तोड़ दूंगी। अगर मैं किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो मैं तो सारी मस्जिदें सारे मदरसे तोड़ दूंगी, सारी मज़ारें तोड़ दूंगी। नहीं, क्या बोला तूने? उसका पूरा इंटरव्यू मेरे पास है जिसमें मैंने कहा है कि मैं सब मस्जिद और मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दूंगी। नहीं, आपने कहा कि तोड़ दूंगी। अगर कर भी देंगी तो सारे मस्जिद सारे मदरसे क्यों तोड़ देंगी भाई? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अगर कोई दूसरा एक नेता आए और वो आकर के बोलने लगे कि मैं अगर सीएम बन गया या बन गई तो सारे मंदिरों को तोड़वा दूंगा, तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? नहीं, फिर उसको वो भी 10 तरह की चीजें बोल सकता है। क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे अब वो अगर क्लैरिफिकेशन दे दे क्या तो तोड़ने दिया जाएगा? अगर मुसलमान यही हरकत करते रहेगा कि उसको रोड ही पवित्र दिखाई देता रोड पे ना रहेगा, करे, नियम बन गया, फिर मस्जिद क्यों तोड़ेंगे? क्या बोला तूने? फिर नहीं तोड़ूंगी। हमारे देश में इतनी बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं जा सकते प्राइवेट स्कूलों में, एनसीईआरटी के स्कूलों में। उन बच्चों के लिए अगर वो कम से कम कुछ तो शिक्षा पा जा रहे हैं, उन मदरसों को भी अगर आप तोड़ देंगी, बंद करवा देंगी, गरीबों के वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मैं सिर्फ 5 सवाल संविधान से करूंगी बच्चों से और 5 सवाल कुरान से करूंगी। और सरकारी स्कूल में जाके वहाँ सवाल करेंगी, वहाँ बच्चों की हालत देखी है। सरकारी स्कूल। एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये खाओ पकाओ मोदी खाना है। ये हेस्टिंग पार्टी ऑफिस नहीं है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। और ये मुरलीधर वाला जो है, ये बीजेपी पार्टी ऑफिस नहीं है, ये खाओ पकाओ मोदी खाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ने किस संदर्भ में कहा था और फिर उस ऑफिस को लेके आपके पावन विचार कैसे बने? ये तो जब मैं टीएमसी कर रही थी तब का इंटरव्यू है। तो उससे क्या हुआ? विचार तो विचार है। वही विचारधारा तो मेरी नहीं मैच हो रही थी ममता से, जो मुझे निकलना पड़ा। मुसलमान कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये महिला इतने एग्रेशन में क्यों रहती है, भाई इसको कहीं थेरेपी लेने के लिए भेजो। मैं भाषा को लेकर कई बार सवाल किए जाते हैं। आपने कहा कि ये जो मुस्लिम है जन्नत में मुल्ला सीढ़ी लगाकर थ्रीसम करेंगे, फोरसम करेंगे, बहुत सारी महिलाओं के लिए आपने बोला। इस तरह की बहुत ऐसी आपके बयान ऐसे आते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो सुन के कान से खून निकल जाएगा। इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी अभद्र गालियां, मैं आपको कम से कम 10,000 रिकॉर्डिंग में आपको भेज सकती हूँ। राहुल गांधी को आपने पीस ऑफ शिट कहा है। अब पीस ऑफ शिट को पीस ऑफ शिट ना बोला जाए तो और क्या ही बोले। ये अभद्र भाषा नहीं है। अपोजिशन लीडर जो कि एक संवैधानिक पद पर है, उनके लिए ऐसी भाषा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हामिद अंसारी जी को लेकर के आपने कहा था, उन्होंने खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान वगैरह और कुछ ऐसे उन्होंने शेयर किए। क्या आपने इसको लेकर के कहीं कोई शिकायत पत्र डाला या बिना प्रूफ के आप बात कर रहे हैं? काफी चीजों से पता चल रहा है, मेरे रिसर्च से भी पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा किया था। तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अगर ऐसा कुछ हुआ था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शहजाद इलाही खान, जिनकी वीडियो आप खुद को बताती हैं, वो जिंदा हैं, क्या ऐसा है? तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि उनको उठा के ले आइए। एक दूसरी शादी भी आपकी हुई थी परवेज आलम नाम के शख्स से, और इसको भी आपने दुनिया से छुपाया है। एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दैट। तीसरे हस्बैंड हैं सचिन प्रसाद, उनके बारे में भी आपने जानकारी छुपाई। और सचिन प्रसाद से भी बहुत अच्छा रिलेशन था, उसके अम्मा अब्बा से, उसके छोटे भाई ऋषभ प्रसाद से। एक कन्वर्सेशन का फोन कॉल वायरल है, कोई नेशनल न्यूज था, लेकिन उसमें गाली गलौज की बहुत अभद्र भाषा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो पहला सवाल ये कि नाजिया जी, अगले 5 साल में आप पॉलिटिक्स में खुद को कहाँ पाती हैं? ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। मैंने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा था तब भी मेरा सपना यूएन जाने का था, यूनाइटेड नेशन। और जब पॉलिटिक्स में काम करते करते अब बाल सफेद होने का वक्त आ चुका है। अभी नहीं तो भी मेरा सपना यूनाइटेड नेशन ही जाने का है, और आने वाले 5 साल में भी मेरा सपना पहले यूनाइटेड नेशन ही जाने का है। पहला सवाल तो ये बनता है कि इसी को हम पलट देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि ये निकाल देती है कि यहाँ पर आप बुर्का पहन के नहीं आ सकते, तिलक कलावा ये सब चलेगा, और सेम यही काम
कोई असदुद्दीन ओवैसी या रशीदी जी जैसे कोई भी एक व्यक्ति जो कि मोहम्मडन व्यक्ति हो वो जाते और वो इसी तरीके से वहां एक हिंदू मैनेजर होता और उसको धमकाते और उसको बोलते कि देखो कौन महिला यहाँ पे है, लाइए, और वो बुर्का लेके जाते उसको देते कि बुर्का पहनो और बाकी उसको धमका करके और वो वीडियो बनाते आया जाता वाइस वर्सा। तो क्या उसको बैकलैश नहीं मिलता? उसके पक्ष में आप हैं कि ऐसा करना चाहिए किसी मुस्लिम व्यक्ति को? अरे ले डाल हीरो, ले डाल। कैमरा बंद कर। क्या काट डालूंगा? कसाई मंत्री। देखिए, सबसे पहले सनातन की जो सभ्यता है उसमें इक्वालिटी की बहुत मान्यता है, एक्सट्रीम लेवल पे मान्यता है। आज भी जितनी भी हमारे देश में एयरपोर्ट है उसमें ज़्यादातर 99.9% प्रेयर रूम जो है उसको मुसलमान ही यूज करते हैं। ठीक है, अभी बीच में माधवी लता जी ने यूज कर लिया तो लेकिन वो इस सवाल का जवाब बुरा नहीं बन गया, बुरा बन गया। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। ठीक है। असदुद्दीन अवैसी ने तो ये भी कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर देखो क्या होता है। वो सब निंदनीय है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा, मैंने धमकाया नहीं था, वो हमने देखा क्या हो रहा था। मैंने धमकाया नहीं था। अगर वो थ्रेट होता तो मैं अभी आपके चैनल पर ऑन कैमरा कह रही हूँ कि मोहसिन खान मेरे ऊपर FIR कर सकता है। हो सकता है वो डर के ना किए हो कि आगे कुछ और भी हो सकता है। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब पश्चिम बंगाल में मल्टीपल मेरे ऊपर FIR हो जाते थे। क्या बात नहीं, कर रही हैं? जिसके पास उतनी हिम्मत होगी, जो नहीं डरेगा वो करेगा। मान लीजिए वो डर गया, बंदा नहीं किया। आप सोचिए कि कितने मुसलमानों ने मोहसिन खान को मतलब रील बना बना कर बोला कि तुम नाजिया पर, इस चुड़ैल पर, इस डायन पर FIR करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ लोग उसने FIR नहीं किया। इससे ये साबित नहीं होता कि वो जो आपने काम किया वो एथिकली सही था। ये साबित होता है कि मैंने उसको थ्रेट किया ही नहीं था। नहीं, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार बहुत लड़कियों के साथ बुरा होता है, वो थाने तक भी नहीं जा पाती। आई नो टू चूज द वर्ड। मैं कभी भी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और बियॉन्ड द लॉ जा ही नहीं सकती। तो हूँ। आपको मेरी इतनी स्पीचेस होती आप हैं। उन फिर इंसिडेंट के लिए क्या कहेंगी जो आपको आधार बना के आपने जो पेश किया, आपने जो काम किया, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और देश भर में कई शोरूम में जाके लेंसकार्ट के ऑफिस पे हमला किया, तोड़ दिया। क्या आप उसके लिए इंस्पायर करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग जाते हैं। प्यारी समझ गई। ओवैसी जी के या रशीदी जी के या किसी और जी के बयान आते हैं तो आप उस पर ये क्यों नहीं कह देती हैं कि मैं इस पर नहीं बोलूंगी, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। उस पर तो आप बढ़ चढ़ के उनसे सवाल पूछती हैं। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। तो ये दोहरापन क्यों? बाबा बागेश्वर के पक्ष में बोलेंगी व्यक्तिगत, इधर क्यों? दोनों में फर्क क्यों है? देखिए, बाबा बागेश्वर कभी भी पैनलिस्ट होकर के नहीं बैठते हैं। फिर भी दोनों एक देश के नागरिक हैं, इन्फ्लुएंसर हैं उस तौर पर। नहीं, अगर बाबा बागेश्वर भी न्यूज मीडिया में पैनलिस्ट होकर के बैठते तो 10 बातें काउंटर वो रोज सुनते। आपसे नहीं सुनते, आपने तो फेवर में उनके बोल दिया ना कि व्यक्तिगत राय है। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा, जिसके सामने करोड़ों लोग बैठे हैं, करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो गई। एज अ पैनलिस्ट आप सवाल कर ली हैं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। एज अ पैनलिस्ट, अगर वो न्यूज में डिबेट पे बैठते दिन भर में 10 डिबेट में, तो 10 बार उनको भी काउंटर मिलता। एक व्यक्ति है जो अपनी दुनिया में है, अब उसके सामने उसके पास आकर के कैमरा वाले ने कुछ पूछा, न्यूज वाले ने कुछ पूछा, उन्होंने अपना बयान दिया। अब आपने असदुद्दीन अवैसी की बात कही है तो असदुद्दीन अवैसी एज अ पैनलिस्ट भी बैठते हैं। एक स्पेशल इंटरव्यू तो वो देते ही हैं, ठीक है, लेकिन एज अ पैनलिस्ट भी वो बैठते हैं। या आप रशीदी की बात कर लो या फिर आप किसी और की भी बात कर लो, तो वो लोग एज अ पैनलिस्ट बैठते हैं। आपने देखा होगा कि महमूद मदनी और अरशद मदनी के बातों पर बयान मैं तभी देती हूँ जब उनकी कोई वाहियात और बेहुदा बयान आते हैं, तभी। अदरवाइज वो अपनी दुनिया में क्या कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।